हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 सिविक्स पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो साथी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर देंगे और इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं कक्षा 12 अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया। इसके बाद दक्षिण एशिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे कंटेम्पोरेरी साउथ एशिया नोट्स इन हिंदी। अब क्या हो जाएगा? दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें शामिल 7 देशों भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और तथा मालदीव के लिए दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कितने देश? 7 देश हैं। अब इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। दक्षिण एशिया के देशों में आपस में सहयोग और संघर्षों का दौर चलता रहता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए नोट, चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। चीन को दक्षिण एशिया देश नहीं माना जाता। विकल्प में कई बार आया है। चीन को क्या माना जाता है? तो नहीं। तो दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उप महाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। अब आगे क्या है? दक्षिण एशिया की राजनीति एवं शासन व्यवस्था क्या है? दक्षिण एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। मैं विस्तार से करा रहा हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। आप चाहे क्वेश्चन आंसर देखिए चाहे इसको देखिए, यानी आपको एग्जाम में कैसे नंबर अच्छे आए इसको देख करके, ठीक, मैं लगातार प्रयासरत रहता हूँ। इसलिए साथियों सभी लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि यह वीडियो सभी स्टूडेंट पर पहुँच जाए। चलिए नेक्स्ट आगे क्या है? और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। भारत और श्रीलंका एक राष्ट्र के रूप में हमेशा लोकतांत्रिक रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। भूटान में राजतंत्र है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और बाद में लोकतंत्र की बहाली हुई। यानी अब वहाँ भी क्या हुआ? अब चुनाव होने लगा। जैसे भारत में चुनाव वैसे वहाँ भी चुनाव, नहीं जिसके पहले राजाओं का शासन होता था। तो मालदीव, सॉरी इसमें थोड़ा वो हो गया है, टाइप करने में थोड़ा सा वो हो जाता है। हाँ मालदीव है। मालदीव सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। अब यहाँ लोकतंत्र है। आगे क्या है? दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अनुभव। दक्षिण एशिया के 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट लेते रहें आप। अब इसके बाद क्या हुआ? लोकतंत्र की
संस्थाओं का समर्थन करते हैं, लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इन देशों ने मिथक को तोड़ दिया है कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही फल फूल सकता है। अतः दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभव से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। अब आगे क्या हुआ, दक्षिण एशिया में शामिल देशों की समस्याएं। अब नंबर 1, संघर्षों वाला क्षेत्र, सीमा विवाद, नदी जल विवाद, विद्रोह संघर्ष, जाति संघर्ष, संवेदनशील इलाका, इतनी चीज़ें हैं वहाँ। दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति क्या है। पाकिस्तान थोड़ा स्थिति में वो हो गया है साथियों। तो इसके बाद क्या है, पाकिस्तान सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ है। सर्वप्रथम देश की बागडोर जनरल आयूब खान ने ली, फिर जनरल यहिया खान, तत्पश्चात जनरल जियाउल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की व्यवस्था की। कुछ समय के लिए अवश्य जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो तथा नवाब शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कार्यरत रही। जून 2013 में नवाब शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतंत्र सरकार की स्थापना हुई, परंतु 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया तथा पद से हटाते हुए 10 साल की सजा का आदेश दिया। आगे क्या है, जुलाई 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। आगे देखिए, पाकिस्तान में लोकतांत्रिकरण अस्थायी न रह पाने के कारण। चलिए अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाकिस्तान में बार सैनिक शासकों द्वारा तख्ता पलट हुआ, जिसके कारण पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र अस्थायी रूप से कार्य नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिकरण के निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। इसके कारण कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। पाकिस्तान की भारत के साथ हमेशा से तानातनी रही है, जिसका फायदा उठाकर यहाँ के सैनिक शासक या धर्मगुरु लोकतांत्रिक सरकार में खोट दिखाकर यहाँ की जनता को बताते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में है और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। पाकिस्तान में अधिकांश संगठनों द्वारा सैनिक शासन को जायज़ ठहराया जाता है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। इस वजह से सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान के सैनिकों या सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। बांग्लादेश संकट, भारत एवं पाकिस्तान युद्ध। बांग्लादेश पाक का अंग है। इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। यहाँ बंगाल और असम के हिस्सों को काटकर बनाया गया है। पाकिस्तान यहाँ पर दबदबा बना रहा था और यहाँ पर जबरन उर्दू भाषा थोपकर यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर रहे थे। इसका विरोध यहाँ की जनता ने किया। पश्चिमी पाक के खिलाफ शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में जन संघर्ष छिड़ गया। शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग को यहाँ 1970 में सभी सीटों पर विजय मिली। शेख
मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। यहिया खान के दौर में पाक सेना ने बंगाली जनता के आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, हजारों लोग मारे गए तथा लाखों शरणार्थी भारत आ गए। इस समस्या को देखकर भारत ने पूर्वी पाक को समर्थन किया। भारत पाक 1971 युद्ध हुआ। उसके बाद बांग्लादेश एक लोकतंत्र देश बनकर उभरा। नेपाल में लोकतंत्र कैसे हुआ? नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों में जहूजद चलती रही। अब यहाँ की राजनीति में माओवादी भी बहुत प्रभावी हो गए हैं। नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच लंबे त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम यह रहा कि नेपाल के द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खड्ग प्रसाद शर्मा ओली अक्टूबर 2015 से नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब नेपाल में लोकतंत्र। श्रीलंका देखिए कैसे, अब नेपाल में लोकतंत्र है। श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी भारत 47 में, एक साल बाद 48 में श्रीलंका स्वतंत्रता प्राप्त हुई। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों एवं अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद सिंहली और तमिल समुदायों के जातीय संघर्ष का शिकार रहा है। सिंहली श्रीलंका के मूल निवासी थे। तमिल जो भारत से जाकर श्रीलंका जा बसे। अब आगे क्या हो, श्रीलंका में जातीय संघर्ष क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए था। वहीं दूसरी ओर सिंहली समुदाय द्वारा लगातार उनकी हर मांग का विरोध किया जाता रहा। अब आगे क्या हुआ, मई 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन के मारे जाने के पश्चात भी श्रीलंका में वर्षों से चले आ रहे गृह युद्ध की समाप्ति हुई। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण एशिया के दो बड़े देशों भारत और पाकिस्तान आपसी संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण हैं। इनके बीच 1947-48, 1965-71 तथा 1999 में सैन्य संघर्ष हो चुके हैं। दक्षिण एशियाई देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अन्य सभी देशों से सीमाएं लगती हैं। इसके कारण भारत के इन देशों के साथ कुछ मुद्दे पर मतभेद है, परंतु बहुत से क्षेत्रों में सहयोग भी। अब आगे क्या है, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति। गृह युद्ध होने के बावजूद भी श्रीलंका ने बहुत तेज गति से विकास किया। श्रीलंका जनसंख्या नियंत्रण के मामले में सबसे सफल रहा। दक्षिण एशिया में सभी देशों में से श्रीलंका ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। अब आगे क्या, श्रीलंका का प्रति व्यक्ति सफल घरेलू उत्पाद भी दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। मालदीव, इसके बाद मालदीव 1965 तक मालदीव ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा था। 1965 में मालदीव को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली और राजा मोहम्मद फरीद दीदी के अधीन यह एक सल्तनत बन गया। 1959 में इस राजशाही को भी खत्म कर दिया गया। गणतंत्र की स्थापना की गई जो आज तक कायम है। अब आगे भूटान क्या हुआ, भूटान ने अपना संविधान 2008 में लागू किया। तभी से भूटान में वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था, यानी 8 से वहाँ भी चुनाव होने लगा, लोकतंत्र लागू हो गया, संविधान जो है लागू है। कहाँ, भूटान में। इसके पहले वहाँ भी क्या, राजाओं का शासन होता था, तो उसमें जो है जनता को न्याय नहीं मिलता था। अब जो है लोकतंत्र, अब लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिल गया वहाँ भी। अब आगे क्या है, भारत और दक्षिण एशिया के देशों के संबंध।
भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष कैसे हुआ? अब इसमें बात है कश्मीर। कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर विभाजन के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर लड़ाई हुई शुरू हो गई। चूँकि विभाजन के समय कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था और उसका आधिकारिक विलय भारत में हुआ था, जबकि पाकिस्तान उस पर नाजायज अपना दावा करता है। इस समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48, 1965 में युद्ध हो चुका है। इसके बाद क्या? 1948 के युद्ध में के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। कश्मीर समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। आज इस क्षेत्र में आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। अब बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश समस्या 1971 में बांग्लादेश की आंतरिक समस्याएं आई, जिसको लेकर बांग्लादेश के नेताओं ने भारत से हस्तक्षेप और समर्थन मांगा। भारत ने सैन्य सहायता दी और देशियों का समर्थन किया। इससे भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ। अब आगे क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते। सिंधु नदी जल समझौता 1960। चलिए समझौते वाले देख लीजिए। सिंधु नदी जल समझौता 1960, ताशकंद समझौता 1966, शिमला समझौता 1972, लाहौर बस समझौता 1999 इत्यादि। अब आगे क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध। सकारात्मक सहमति। पिछले 10 वर्षों में अधिक संबंध मजबूत हुए हैं। बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामले पर दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। आगे व्यापार बढ़ रहा है। नकारात्मक विवाद क्या है? नकारात्मक विवाद। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी को लेकर मतभेद। भारत में अवैध आप्रवास जिसका बांग्लादेश खंडन करता है। भारत विरोधी कट्टरपंथ। आतंकवाद को बांग्लादेश की जमीन से फैलना। देश को पूर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं देना। म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से होकर भारत की प्राकृतिक गैस आयात न करने देना। अब पूरब चलो नीति, इसमें क्या है? तो पूरब चलो नीति कई बार क्वेश्चन आया है। पूरब चलो नीति भारत सरकार की वह नीति है जिसके द्वारा वह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अपने संबंध और आर्थिक संबंध अच्छा बनाना चाहती है। इस नीति के अंतर्गत बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया से संपर्क साधने की बात है। इस क्षेत्र के भी इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरे को पहचान कर तथा एक दूसरे को ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता बरत कर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है? भारत और नेपाल संबंध। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध हैं और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं। ये बात बढ़िया है। यहाँ से अब नेपाल जाना हो कोई वीज़ा नहीं, वहाँ वाले यहाँ पर कोई वीज़ा नहीं, आराम जा सकते हैं। एक दूसरे के बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। खास संबंध के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत से व्यवहार में संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। क्या है? बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विविधों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों और मजबूत होने की उम्मीद बंधी है। अब क्या है?
भारत और भूटान संबंध। भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे से रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद भारत और भूटान संबंध। भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटान सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं यहाँ तक हो गया है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत में हासिल होता है। रिलेटेड चैप्टर अब क्या है? नंबर 1, शीत युद्ध का दौर डिलीटेड, दो ध्रुवीयता का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, क्या है? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। उसके बाद समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अरे इससे रिलेटिव चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो साथियों, तो यहाँ तक जो है पूरा आप कर लिए होंगे। चलिए मैं इसको फिर से बता देता हूँ। देखो, भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। तो साथियों, ये चैप्टर को पूरा अब इसका जो है अध्ययन आप कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसलिए वही चीज़ें भी है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ। चलिए वीडियो में यही सेंड करता हूँ, इसको आप अध्ययन कर लेंगे और अध्ययन करके तब सेंटर पर जाएंगे एग्ज़ाम देने। तो उम्मीद है कि काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।